आपने ये आसमानों में इन तारों के पैटर्न्स या शेप्स देखे होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। ये कॉन्स्टेलेशंस कैसे आई और इनके पीछे ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं जो इनको फेमस रखती हैं? हर एक कल्चर में इनकी डिफरेंट स्टोरीज हमें बताई जाती हैं। आइए आज इन स्टोरीज के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि ये कॉन्स्टेलेशंस कैसे इंसानों की मदद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली उमरानी आपके साथ और आज हम जानेंगे कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। अब अगर कॉन्स्टेलेशन लफ्ज को देखा जाए तो कॉन्स्टेलेशन लफ्ज दो लफ्जों से मिला हुआ है। सबसे पहले है कॉन मीन्स टुगेदर या इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड स्टेला मीन्स स्टार्स, मतलब ऐसे स्टार्स जो आपस में जुड़े हुए हों। इन्हें हम ग्रुपिंग ऑफ द स्टार्स भी कहते हैं, जो कि एक ऐसी शेप बनाए या पैटर्न बनाए तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अब सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये कॉन्स्टेलेशंस वजूद में कैसे आई। होता ये था कि पुराने जमानों में जैसे लोग फिरते थे, उन्हें कोई कामकाज होता नहीं था, वो नोमैडिक होते थे, वो फिरते रहते थे और आसमानों और जमीनों में गौर फिक्र करते रहते थे। जैसे ही वो आसमानों में देखा करते थे तो उन्हें अपने बचपन में जो कहानियां सुनाया जाया करती थी उनके गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में, उनके हीरोज के बारे में, तो उन कहानियों को जहन में रखकर वो इन तारों को देखा करते थे। जैसे ही वो इन तारों को देखा करते थे तो वो जो उनके हीरोज है और गॉड और गॉडेसेस हैं वो उनको तारों की सूरत में नजर आती थी। उन्हें कॉन्स्टेलेशंस का नाम दिया गया। जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो हमारे हीरोज हैं, तो वहां से इन कॉन्स्टेलेशंस का वजूद आया, जैसे कि ओरियन, हरक्यूल्स और पेगासस। अब इन कॉन्स्टेलेशंस के अलग अलग तरीके के यूजेस हैं जो अलग अलग कल्चर्स में अपनाए गए। जैसे कि इन कॉन्स्टेलेशंस से कैलेंडर्स का पता चलता था, डेट्स का पता चलता था। कुछ ऐसे कल्चर्स थे जो इन सोलिस्टाइसिस और इक्विनॉक्सिस के बारे में जाना करते थे। इन कॉन्स्टेलेशन से सीजनल बिहेवियर के बारे में भी अंदाजा लगाया जाता था। इजिप्शियंस इसे नाइल रिवर की एनुअल फ्लडिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। चाइना इसे एग्रीकल्चरल पर्पस और टाइम कीपिंग के लिए यूज किया करते थे। रोमन्स इसे नेविगेशन और कैलेंडर्स के लिए यूज किया करते थे। अब अगर कॉन्स्टेलेशंस के टाइप्स की बात करें तो इनके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशंस आती है। अब ये कॉन्स्टेलेशंस होराइजन में रहती हैं। ये ना ही उभरती हैं और ना ही डूबती हैं, ये हमेशा आसमान में ही रहती हैं। इस सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशंस को फर्दरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशंस आती हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज में देखी जाती हैं, जिनमें उर्सा मेजर, ड्रैको और पेगासस एटसेट्रा इनमें होती हैं। और दूसरे नंबर पर सदर्न कॉन्स्टेलेशंस जो कि सदर्न एरियाज में देखी जाती हैं, जिसमें क्रक्स, जिसे हम सदर्न क्रॉस भी कहते हैं, ये आपने ऑस्ट्रेलिया के नेशनल फ्लैग में देखा होगा। उसके बाद सेंट्रस और सदर्न ट्रायंगल भी इन्हीं सदर्न कॉन्स्टेलेशंस में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ज़ोडियाकल कॉन्स्टेलेशंस। अब ये जो वर्ड ज़ोडियाकल है ये जू से निकला हुआ है, मतलब इन कॉन्स्टेलेशंस में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स हुआ करते हैं। ये कॉन्स्टेलेशंस इक्लिप्टिक एरियाज में देखी जाती है। इक्लिप्टिक एरिया वो होता है जो हम आसानी से देख सकते हैं। अब इन कॉन्स्टेलेशंस का आपने एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही सुना होगा, जो कि बर्थ के वक्त पर पर्सनालिटी ट्रेट, बिहेवियर्स और लाइफ इवेंट्स पर बहुत ही असर करती है। अब इन ज़ोडियाकल कॉन्स्टेलेशंस में टोटल 12 कॉन्स्टेलेशंस होती हैं जो कि 30 डिग्रीज पर चेंज होती रहती हैं। इनकी मिसालों की बात करें तो इनमें एरीज, टॉरस, कैंसर, लियो एटसेट्रा जैसी कॉन्स्टेलेशंस इस टाइप में आ जाती हैं। उसके बाद तीसरी है सीजनल कॉन्स्टेलेशंस। ये कॉन्स्टेलेशंस मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं। ये 90 डिग्रीज पर कॉन्स्टेलेशंस बदलती रहती हैं। इन कॉन्स्टेलेशंस की मिसालें पेगासस, एंड्रोमेडा और स्कॉर्पियस है। अब इन कॉन्स्टेलेशंस के बारे में बहुत सारी स्टोरीज मशहूर हैं। जैसे कि हम ओरियन की बात करें तो ओरियन के बारे में कहा जाता है कि ये एक हंटर हुआ करता था। ये एक बहुत बहादुर इंसान था जो कि लड़ाइयों में बहादुरी से लड़ा करता था। जैसे ही इसकी मौत हुई तो खुदा ने इसे इज्जत के तौर पर आसमान में जगह दे दी और उसे एक कॉन्स्टेलेशन में तब्दील कर दिया। और उस पे एक इनाम और भी किया कि उसके साइड्स में कैनिस मेजर और कैनिस माइनर, ये एक कुत्तों के नाम है।
ये भी इन कॉन्स्टलेशंस की फॉर्म में उसको दे दिए, जिसका ये ओरियन शिकार करता रहता है। अब उसी के ही साइड में एक स्कॉर्पियस यानी कि बिच्छू भी एक कॉन्स्टलेशन के फॉर्म में वहां पर मौजूद है, जो कि लास्ट में इस ओरियन को डंक मारता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। अब जैसा कि हमने बात की कि हर कल्चर में इन कॉन्स्टलेशंस की मीनिंग और स्टोरीज डिफरेंट है, तो आप ऐसा ना समझे कि जो ओरियन है इसकी स्टोरी सिर्फ एक ही है, इसके बहुत सारे वर्जन्स मौजूद हैं। अब ये जो मैंने स्टोरी बताई ये ग्रीक मैथोलॉजी में मानी जाती है, पर इजिप्शियंस के यहाँ इसके बारे में एक स्टोरी अलग है। वो कहते हैं कि ये गॉड ओसिरिस का बेटा था और इसका नाम था साह। उसके बाद अगर उर्सा मेजर, जैसे हम द ग्रेट बियर भी कहते हैं, उसके बारे में ग्रीक मैथोलॉजी में बताया गया है कि ये एक अप्सरा हुआ करती थी, जिसे ज्यूस उनका एक गॉड है जिसने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया था अप्सरा से एक बियर के फॉर्म में। पर रोमन्स कहते हैं कि ये हीरो था जिसका नाम अर्कस था। पेगासस की बात करें तो ग्रीक मैथोलॉजी में कहा जाता है कि ये एक ऐसा घोड़ा है जिसके पर हुआ करते हैं, पर अरब्स की मैथोलॉजी में इसे कहा गया कि ये अल फरसुल अव्वल है, मींस द फर्स्ट हॉर्स, पहला घोड़ा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसी कितनी कॉन्स्टलेशंस हैं जो कि इस स्काई में मौजूद है। वैसे देखा जाए तो हर कोई इंसान इन कॉन्स्टलेशंस को जब देखता था तो उसको अलग अलग हिसाब से अपने तरीके से नाम दिया करता था। तो इन नामों की वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा होने लगी थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बनाया गया। ये एक ऐसा इदारा था जिनको एक काम सौंपा गया था कि आपको कॉन्स्टलेशंस के बारे में स्टडी जमा करनी है। इन्होंने एक स्टडी की और उसके मुताबिक 88 कॉन्स्टलेशंस को नाम दिए गए। अब उसके बाद जो भी नाम्स हैं वो इन IAU में रिकॉग्नाइज नहीं है, बस अब ये 88 ही नंबर है जो इन कॉन्स्टलेशंस के लिए रखा गया है। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये जो ग्रीक्स, रोमन्स, मेसोपोटामियंस, इजिप्शियंस जो थे वो नॉर्दर्न एरियाज में रहा करते थे, तो इनको सिर्फ नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता था, इनको सदर्न कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता ही नहीं था। फिर जैसे ही मेरिनर्स और एक्सप्लोरर्स सदर्न एरियाज में जाने लगे तो उन्हें इन कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता लगा। जैसे ही इन्होंने नेविगेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी इन तारों की मदद से। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इन नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशंस में जो ग्रीक मैथोलॉजी की स्टोरीज और नेम्स हैं वही हमें ग्लोबली पढ़ाए जाते हैं और बताए जाते हैं। ऐसा क्यों? पार्टिसिपेट तो और कल्चर्स ने भी किया था, फिर ग्रीक के कल्चर्स को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है? तो इसका जवाब ये है कि इनका जो कल्चर है वो रिच हुआ करता था। जैसे ही बच्चे पैदा होते थे तो उनको इनकी स्टोरीज बताया जाया करती थी। ऐसे ही इनके कल्चर्स में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली। ये पहले ही थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में खोज करना शुरू कर दी थी, जिसमें टॉलमी है जिन्होंने इन कॉन्स्टलेशंस की तादाद भी बताई थी। इसका एक और रीजन ये भी है कि ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो भी देश में ही है, तो इसीलिए इसको मकबूलियत या अहमियत ज्यादा मिली और कल्चर्स के निस्बत में भी है। अब यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट एस्टेरिज्म्स के बारे में भी है। अब ये एस्टेरिज्म्स एक सब ग्रुप है कॉन्स्टलेशंस का, इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। क्यों नहीं किया गया? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही इंसान इन कॉन्स्टलेशंस को देखा करते थे तो उन्हें अपने तरीके से अपने नाम से पुकारा करते थे, तो हर एक के नाम मुख्तलिफ हुआ करते थे और हर एक की स्टोरीज भी मुख्तलिफ हुआ करती। तो इसीलिए इन्होंने इन एस्टेरिज्म्स को IAU में रिकॉग्नाइज नहीं किया। जैसे कि बिग डिपर की बात करें, ये उर्सा मेजर का पार्ट है। अब ये जो बिग डिपर है ये USA में से कहा जाता था। अगर यूरोप की बात करें तो इसे प्लोस कहा जाता था। चाइना की बात करें तो इसे नॉर्दर्न डिपर कहा जाता था। तो इन्हीं ज्यादा नामों की वजह से इन्हें IAU में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह टॉपिक कॉन्स्टलेशंस का समझ आया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।